चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। We wrote some cations, some anions, and based on that हमने कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम देखे थे और उनका फॉर्मूला बनाना था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बनाए थे अपन। ओके, और मैंने एक टेबल लिखवाई थी, उस टेबल में मोनोएटॉमिक आयंस, कैटायन, फिर डायटॉमिक, डायटॉमिक नहीं मतलब 1+1 वाले, +2 वाले, +3 वाले, +4 वाले, -1 वाले, -2 वाले, -3 वाले, ऐसा लिखवाया था। ठीक है ना, टेबल में कैटायन भी लिखे और एनायन। ठीक है, एनायन भी लिखे थे। अच्छा, लाइट बोलोगे। ओके, पहले वो नेगेटिव वाला लिख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो नेगेटिव वाला ऐसे ही 3 कॉलम बना लेना, -1 चार्ज वाले, क्लोराइड F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव। -2 चार्ज वाले लिख लेना, सल्फाइड S2 नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव। एंड -3 चार्ज वाले लिख लेना, फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव। अब पॉलीएटॉमिक भी लिख लिए थे, बट एक बार और लिखो ताकि तीनों चीजें एक जगह पे रहे। कैटायन हो गया, एनायंस हो गए, ये सारे मोनोएटॉमिक थे। सबने एक एक एटम लिखा ना जिसके ऊपर चार्ज लिखा है मैंने। F एक एटम है, Cl एक एटम है, Br एक एटम है, I एक एटम है, H एक एटम है। तो ऑल आर क्या है, सारे के सारे मोनोएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मोनोएटॉमिक आयंस। पॉली मैं पीछे लिखवाया हूं, बट यहाँ पे एक साथ लिखते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, चलो इसमें लिखना, पहले +1 वाला एक है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 1 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो सीन नहीं वाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक ही हेडिंग में सब आ जाए ताकि आपको फिर पॉली के लिए और पीछे नाम देखना पड़े। ठीक है, -1 वाले लिखते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH 1-, फिर पाइकार्बोनेट, इसका होता है HCO3
1 माइनस, देन नाइट्रेट NO3 का 1 माइनस नाइट्रेट, एंड लास्ट लिखना 1 माइनस में ही एसीटेट CH3COO 1 माइनस। इसे लिखना चालू कर रहा हूं। दो ऑक्सीजन आता है इसलिए O2 भी लिख सकते हो, C भी तो 2 बार लिखो, इसका पूरा नाम ही है CH3COO 1 नेगेटिव। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो ऐसे C2H3O2 1 नेगेटिव, बट इसको लिखा ऐसे ही जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू -2 वाले, -2 वाले लिखते हैं कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और कुछ -3 वाले लिखते हैं। -3 वाले लिखना क्या लिखा है CH3COO 1 नेगेटिव। वो ये पूछा था इसलिए मैंने बताया, हालांकि लिखते ऊपर वाले ही है। ठीक है, फिर ऊपर वाला लिखना। ठीक, चलो 3 नेगेटिव वाले में एक लिख लो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने सारे कैटायन, कॉमन कैटायंस, कॉमन एनायंस और कॉमन पॉलीएटॉमिक आयंस लिख लिए। ठीक है, और इनको बस जोड़ के कैसे फॉर्मूला लिखना है ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया है ना। रूल्स लिखे थे ना कि दोनों का पहले नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, उनके चार्जेस को छोड़ के उनका वैलेंसी नीचे लिखेंगे और फिर क्रॉस ओवर कर देंगे। आज देखेंगे वो फॉर्मूला अपन देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोग को जो अपन मोनो एटॉमिक लिखे हैं ना, 2 टेबल शुरू की, ये वाली टेबल तो आप लोग को याद करनी है, ये वाली टेबल। बट इसके पहले जो 2 टेबल लिखे हैं ना, एक ये वाली नेगेटिव चार्ज वाली और एक पॉजिटिव चार्ज वाली जो लास्ट क्लास में लिखे थे, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक बता देता हूँ कैसे अपन उसको याद रख सकते हैं, या याद इन अ सेंस आप उसको वही बना सकते हो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कहानी सुनना पड़ेगा अपन को कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, और कौन कौन ने एटम का किस किस टाइप का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। ये आपका अगला चैप्टर है एक्चुअली, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले तो ये याद रखो कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इन तीनों को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। धीरे धीरे करके डिस्कवर हुए थे ना ये, ऐसा एक बार में तीनों का डिस्कवरी नहीं हो गया। जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, मैं तीनों का डिस्कवरी का कहानी सुनाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फिर कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और किसने क्या क्या डिस्कवर किया। ठीक है, पर आज हम ना स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एटम एक्चुअली होता कैसा है, स्ट्रक्चर वाइज एटम कैसा होता है। तो इसमें भी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने ना अलग अलग स्ट्रक्चर दिया अपने हिसाब से। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ये बोला कि एटम का स्ट्रक्चर ना तरबूज के जैसा होता है। तरबूज कैसा होता है? स्फीयर होता है ना, वाटरमेलन कैसा होता है? स्फीयर शेप का होता है, अंदर बीज उसके चिपके हुए रहते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं रहते ना, बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है ना वो खाने में। वही पपीता देखो, सारे बीज एक जगह है, एक साथ निकल जाता है एक बार में,
बट तरबूज में बीज अलग अलग जगह चिपके होते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन जिसके अंदर बीज जो है सीड्स वो अंदर चिपकी हुई होती है। ये उनका मॉडल जेले फॉन्टेन। इसको आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल से। इसको प्लम पुडिंग भी बोलते हैं। प्लम केक जानते हैं? प्लम केक जो क्रिसमस में खाते हैं बिना आइसिंग वाला, जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कतरी वतरी काजू वाजू रहता है ना, उसको प्लम केक बोलते हैं। अब वो भी एक मतलब सर्कल फॉर्म में है और वो जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो चिपके हुए हैं उसमें, है ना। तो आप जे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन के से कंपेयर कर सकते हो या प्लम पुडिंग से कंपेयर कर सकते हो। उनके हिसाब से ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। उन्होंने ये बोला था, उनका फर्स्ट पॉइंट यही था दैट स्फीयर इज अ पॉजिटिव चार्ज और स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्जेस चिपके हुए। ये दो उनके पॉइंट्स। हाँ, वो इस चीज से एग्री करते थे कि दोनों का क्वांटिटी बराबर है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। ये भी पढ़े ना अपन कि एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। बट इनके मॉडल को ना एक अलग, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने बोला अच्छा अगर ऐसा है आप जो बोल रहे हो, अगर एटम ऐसा है तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आपके एटम को टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट मतलब उसी मॉडल को देखकर रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की शीट ली, गोल्ड सोना, गोल्ड सोना ना, उसकी पतली सी शीट ली, उसको हैमर कर करके क्योंकि मैलेबल होता है ना, मेटल्स आर मैलेबल, उसमें भी सबसे अच्छा मैलेबिलिटी गोल्ड की होती है और सबसे अच्छी डक्टिलिटी गोल्ड की होती है, तभी तो अपन उसकी चेन फिल्म बनाते हैं। तो आप उन्होंने गोल्ड ही इसलिए लिया क्योंकि उसको पीट पीट के वो बहुत पतला कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो गोल्ड की शीट है मेरे हाथ में, यहाँ है मान लो वो शीट इस हाथ में, यहाँ चिपका दी मैंने गोल्ड की शीट, ठीक है, यहाँ से लटका दी मैंने गोल्ड की शीट। इमेजिन कर रहे हो गोल्ड की शीट यहाँ पे टंगी हुई है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे रह के उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गोल्ड के ऊपर फेंकने चालू की, मतलब खुद हाथ से नहीं फेंक रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया उन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पॉजिटिव पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो उन्होंने उस शीट के ऊपर फेंकना चालू किया उस पार्टिकल को। अब उस शीट में क्या होगा, सब गोल्ड के एटम्स होंगे ना, दैट शीट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, राइट, आया ना, सारे के सारे एटम गोल्ड के होंगे ना। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से ये सब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बाहर से ही पॉजिटिव है, तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे इसके पास पहुंचना चाहिए, अगर इनका मॉडल करेक्ट होता तो ये पार्टिकल यहां से पीछे आ जाता वापस रिपेल होकर आया, क्योंकि एटम खुद स्फेरिकल है, पॉजिटिव है, ये आया अल्फा पार्टिकल, रिपेल होकर पीछे आना चाहिए था उसको, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि बाहर से तो एटम पॉजिटिव नहीं, वरना वो अल्फा पार्टिकल तो जाके पीछे ही आया था। बट उनका ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन की सीधा चले गए। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, जैसे मैं स्ट्रेट चल रहा हूं फिर मैं ऐसा टेढ़ा हो गया, ये डिफ्लेक्शन होगा। तो अभी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या किए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा पास हो गए उस गोल्ड शीट से, तभी तो पतली ली, ताकि पास हो अगर पार्टिकल तो दिखे कि हाँ पास हो रहा है, आर पार हो जाए। अल्फा पार्टिकल आपके बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, वो पेनिट्रेट करके चले जाते हैं। मैं छेद नहीं बोल रहा हूँ, छेद नहीं कर रहे, वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल है बस, वो पार्टिकल उससे पास हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा उस शीट को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स
बिना डिफ्लेक्शन के पास होके स्ट्रेट अवे चले गए आगे, मतलब ये तो गलत, ये वाला पार्ट तो सरासर गलत है। ठीक है, दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ना थोड़ा सा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लाइक दिस, लाइक दिस। डिफ्लेक्ट हुए मतलब कुछ ना कुछ बीच में कहीं कुछ है जिनसे वो टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए। और डिफ्लेक्ट हुए मतलब वो बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए ना, क्योंकि अल्फा तो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या बोलते हैं। तो बीच में कोई एक ऐसी बॉडी है एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका कि जब उन्होंने 10-15 हजार अल्फा पार्टिकल फेंके होंगे ना, तो कोई एक ही पार्टिकल एकदम 180 डिग्री से पीछे आया रिफ्लेक्ट। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो जो एटम है ना उसका बीच का पार्टिकल बहुत छोटा रहा हो। तभी हमने जब बहुत सारे लाइन बनाई तब सिर्फ कुछ उसके साइड से टकरा के चली गई होगी, एकदम कम लाइन होंगी जो एकदम बीच में जाके सेंटर में टकराएगी। आप लोगों को डार्ट गेम खेलो कभी? बुल्स आई। 10 डार्ट फेंकोगे तब जाके हो सकता है एक डार्ट बुल्स आई में जाए एकदम सेंटर, बाकी तो इधर उधर ही जाएगा ना, क्योंकि वो वाला पार्ट बहुत छोटा है, समझ रहे हो। बाकी सारे पार्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं उसके, बट वो जो बुल्स आई है वो छोटा सा होता है। तो 10-15 एरो मारोगे तब जाके एक एरो जाके एक डार्ट जाके वहां पे हिट करे, वो भी शायद। ठीक है, तो वही चीज ना यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के साथ भी हो रही थी, क्योंकि वो बॉडी का जो सेंटर था, ये एक एटम है मान लो, उसके सेंटर में बहुत एक छोटा सा बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट लाइक एक क्रिकेट का स्टेडियम है, मान लो वो एक एटम है और उसके अंदर जो एक बॉल है वो बॉडी है सेंटर। तो आप खड़े उस स्टेडियम के एक सीट पे और वहां से उस छोटी सी बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना प्रोबेबिलिटी है उस बॉल को हिट करने का? बहुत कम, जीरो तो नहीं बोल सकते, हो सकता है तुक्के से एक हाथ पड़ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तीन उनकी ऑब्जर्वेशन थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तीनों ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए जो साइड से टकराए होंगे, तो साइड से टकराए होंगे उस बॉडी के सेंटर वाली बॉडी को साइड से टकरा के, तो ऐसा ही होगा। वेरी फ्यू जो पार्टिकल है जो सीधा जाके पीछे आए। तो उसका कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी तो है, बट बाहर से वो पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं। तो जे थॉमसन का मॉडल तो फुल खारिज हो गया। ठीक है, एक और चीज रदरफोर्ड ने क्या ऐड करी कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अभी तो रिफ्लेक्ट हुआ ना, मतलब अगर कोई नेगेटिव बॉडी होती तो ये जाके उससे चिपक जाता अल्फा पार्टिकल, पर वो तो रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो कोई एक बॉडी है सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज है, और उस बॉडी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने तीन चीज बोली। न्यूक्लियस के बारे में तीन चीज बोली। पहला, एक तो ये बहुत छोटा है, तभी तो बहुत कम पार्टिकल ही उससे टकरा पाए। टकरा तो सब रहे हैं, अगर कुछ और भी टकरा रहे हैं, बट बीचों बीच कोई एक ही जाके 180 डिग्री से पीछे आए, बाकी सब उसके साइड से टकरा के इधर चलेगा या इधर चलेगा, पर जो एकदम बीच में जाके टकराएगा वो वापस पीछे आएगा। समझिए, तो एक तो पार्टिकल, वो जो पार्टिकल जो बीच में है वो छोटा है, टाइनी है, प्लस वो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, प्लस वो हैवी भी है। हैवी है तब तो वो टकरा के अल्फा पार्टिकल पीछे आ गया ना, नहीं? तो ये तीन कंक्लूजन उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में दिया। सेंटर में है, पॉजिटिवली चार्ज है, छोटा है और हैवी भी है, जस्ट लाइक छर्रा। छर्रा जानते हैं क्या आपने? बॉल बियरिंग, वो छोटा सा होता है, बट अगर एक छर्रा हाथ में रखोगे तो वो हैवी लगता है, क्योंकि वो छोटा सा पार्टिकल जरूर है पर वो हैवी। बॉल बियरिंग्स लगाते हैं अपन फ्रिक्शन कम करने के गाड़ियों में। आपके साइकिल के पैडल में भी होता है बॉल बियरिंग।
हाँ, जो भी चीजें चल रही है ना, उनमें बॉल बेयरिंग्स होता है। जो चीजों में चक्के लगे हुए हैं, रोल होती है, वहां अंदर बॉल बेयरिंग्स होते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम बॉल बेयरिंग्स का कौन था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। जे थॉमसन ने ये भी बोला था ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चिपके नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये भी रदरफोर्ड ने बोला था कि एक ऑर्बिट होता है एटम के पास, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एम्प्टी स्पेसेस बहुत थी ना, मतलब अगर एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ होता तो आपके अल्फा पार्टिकल पास होके नहीं जाता, वो कभी तो उस पार्टिकल से टकराता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट में है। तो अल्फा पार्टिकल आ भी रहेंगे तो वो पास हो जा रहे होंगे, समझ रहे हो। तो एक तो बहुत खाली जगह भी है एटम के अंदर, बहुत खाली जगह भी है, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट जस्ट लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तभी इनके मॉडल को नाम दिया था प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लैनेट्स, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, वैसे इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल का नाम था प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। उसके पहले वाला वाटरमेलन प्लम पुडिंग, बट वो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कर डाला ना, उससे जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। जे थॉमसन का मुंह बंद हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। जगह पॉजिटिव चार्ज उसको बताओ ये क्यों हो रहा है, बताओ। तो उनका मॉडल फेल, रदरफोर्ड का मॉडल फिलहाल अभी सही है, ठीक है। बट इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था नील बोर। कहानी खत्म नहीं हुई है ना। नील बोर, BOHR। इन्होंने ये बोला रदरफोर्ड को कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक ना एक टाइम उसकी एनर्जी खत्म होगी। आप एक साइकिल को ऐसे लो और ऐसे घुमा के छोड़ दो, क्या वो जिंदगी भर चलती रहेगी ऐसे? चलेगी ना। एक टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे अपना सर्कल कम करेगी और आके नीचे गिर जाएगी। तो यही चीज ना बोर ने बोली रदरफोर्ड के लिए कि ठीक है न्यूक्लियस है बीच में, ये सही बोला। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये भी सही बोला। पर कोई बॉडी अगर किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अपनी एनर्जी धीरे धीरे कम करती जाएगी, धीरे धीरे कम करती जाएगी, धीरे धीरे कम करती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। तो ऐसे तो कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पर ऐसा होता नहीं है ना, सारे एटम एग्जिस्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। हमारे अंदर भी जितने भी मिनरल्स हैं सब में एटम्स ही होंगे, राइट। तो एटम तो हमारे चारों तरफ है, मतलब एटम एग्जिस्ट करते हैं। बट आपके हिसाब से तो एटम को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। तो अब बोर ने एक्स्ट्रा एक चीज क्या बोल दी कि न्यूक्लियस होता है नो डाउट, बट उसके आजू बाजू जो ऑर्बिट्स होती है ना, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। डिसिपेट मतलब एनर्जी नहीं छोड़ता। अगर धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली जीरो होकर गिर जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की, तो इन्होंने बस नाम दे दिया था ऑर्बिट। बट नील बोर ने उनको नाम दिया एनर्जी ऑर्बिट। क्या बोला उनको? एनर्जी ऑर्बिट। जस्ट लाइक जैसे अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ना कभी आके अर्थ सन के ऊपर गिर जाता है, नहीं गिरता। उनकी ऑर्बिट फिक्स है और वो उस ऑर्बिट में सालों साल घूमते रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी उस ऑर्बिट में फिक्स है और वो उस ऑर्बिट में हमेशा उसी एनर्जी के साथ घूमता है विदाउट डिसिपेटिंग एनर्जी। घूमते घूमते वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बोर के मॉडल के हिसाब से बोर ने ये बोला कि बीच में न्यूक्लियस है और आजू बाजू ऑर्बिट्स हैं, और उन्होंने ना उन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया। इस ऑर्बिट को नाम दिया कि, इसको नाम दिया एल, इसको नाम दिया एम, इसको नाम दिया एन, KLMNOP एंड सो ऑन। और उन्होंने ये बोला कि जो
ऑर्बिट का एक और नाम था शेल। ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी शेल। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो शेल या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ना, न्यूक्लियस को पकड़ के रखा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मैंने अभिनव को पकड़ के रखा हो तो क्या अभिनव भाग पाएगा? मैंने उसकी एनर्जी कंट्रोल करके रखी हुई है ना, और वही अंशुल को मैंने पकड़ के नहीं रखा तो अंशुल भाग सकता है, तभी 2-4 दिन नहीं आया। ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है यानी कि उसकी एनर्जी कम है, जहां छोड़ा भागा। समझ रहे? ये एल शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है ना, तो थोड़ा पकड़ कम रहेगा। एम और दूर है तो न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी और कम रहेगी, और एन सबसे ज्यादा दूर है इन चारों में, तो एन से पकड़ और कम होगी। तो के की एनर्जी एल से कम होती है, एल की एनर्जी एन से कम होती है, सबसे एनर्जी किसकी है चारों में? एन वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। हाँ बोल सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन सब में नहीं रहते। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही बैठाएंगे ना अपन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। ठीक है। अब बोर ने ही एक स्कीम भी दी कि कितने ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कि 10 इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने 2 BHK फ्लैट लिया है तो उसमें 15-20 लोग रह लोगे क्या? ये रह पाएंगे ना। 2 बेडरूम है, 2 दूरी 4, और जो छोटा भाई होगा वो हॉल में सोएगा, तो 5 लोग, मैक्सिमम 5। धीरे धीरे आदत में नीचे गद्दी लगा देते 6-7-8 लोग, 9 लोग, 15 लोग तो नहीं रह पाएंगे ना 2 BHK फ्लैट। इन द सेम वे अगर इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इसी की तो एनर्जी यूज करके रिवॉल्व कर रहे हैं ना आयन। इसकी एनर्जी सेकेंड वाले की फर्स्ट वाले से ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड वाले की एनर्जी सेकेंड वाले से ज्यादा है तो यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आयन वही 3 BHK लो तो लोग बढ़ जाएंगे, बंगलो ले लो और बढ़ जाएंगे लोग, राइट। इन द सेम वे बोर ने एक रूल दिया था, एक स्कीम दिया था विच इज नोन एज बोर डेरी स्कीम। ये स्कीम का मतलब है, या ये स्कीम में उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। हमको इतना तो पता है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने वो पूरा टेबल बनाया हुआ है, 20 एटम का 20 एलिमेंट का टेबल बनाया है नहीं? और उनका एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं। और एटॉमिक नंबर ही बताता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक मास भी लिखे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछले के लेक्चर्स देख लेना। तो हमने ये पढ़ लिया है कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें बता रहा स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ये तो आपका ऑर्बिट्स हो गए अलग अलग, बीच में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, आया ना, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन मेक्स न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, इसलिए न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। है ना क्लियर? तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर को अपन ने Z से रिप्रेजेंट किया था, उनका सीक्वेंस ही उनका एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम दूसरा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 2, लिथियम तीसरा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। यही इनका एटॉमिक नंबर है, और इतने ही इनके पास इलेक्ट्रॉन है, और इतने ही इनके पास प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर होते हैं एक एटम में, तभी तो एटम न्यूट्रल हुआ ना। समझ लिए? ठीक है। फिर सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम का 11,
मैग्नीशियम का 12, फिर एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। यही इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7, हीलियम के पास 2, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये 16 इलेक्ट्रॉन को कैसे बैठाने वाला? 16 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 16 प्रोटॉन है उसके पास। इसका मास कितना था? 32। और मास के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी देखे थे, एटॉमिक मास ए is the sum of proton and sum of neutron आया ना? तो अगर सल्फर का मास 32 है तो प्रोटॉन अगर 16 है तो न्यूट्रॉन भी 16 है। सबको ऐड करके 32 होगा, 16 + 16। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन है। सल्फर का अगर मैं डिजाइन बना रहा हूं तो सल्फर के न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। क्या कर रहा है? थोड़ी सब कर रहा है इसको, नहीं पढ़ा तो बाहर जा। सल्फर के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि 32 उसका, 32 उसका एटॉमिक मास होता है। एंड एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 16 है तो न्यूट्रॉन भी 16 होंगे, तो 16 + 16 42 होगा। क्लियर है? अब बचे सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन्स। हमें न्यूक्लियस के अंदर ये समझ में आ गया कि सल्फर के न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। हाँ या ना? अब बचे 16 इलेक्ट्रॉन, इनको कैसे बैठाओगे? ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? कॉन्फ़िगर करना, चीजों को अटैच करना। जैसे आपने एक जगह से, आप पजल बोल सकते हो। आप कंप्यूटर ले रहे हो तो कंप्यूटर का मॉनिटर ले आए, कीबोर्ड ले आए, माउस ले आए, सीपीयू ले आए, सबको असेंबल करोगे ना, कॉन्फ़िगर करोगे, अटैच करोगे, एक दूसरे से सबको काम करेगा ना। तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है और कितने कितने हैं। अगर फर्स्ट शेल में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना बोर ने कुछ रूल्स दिए थे। वही बोर-बेरी स्कीम जो पीछे लिखा था मैं, बोर-बेरी स्कीम। उस स्कीम के अकॉर्डिंग पहला रूल होता है 2n² रूल। 2n² रूल, जहां पे n का मतलब होता है ऑर्बिट का नंबर। ऑर्बिट का नंबर, अगर वो k नाम की ऑर्बिट है तो उसके n की वैल्यू 1 है। अंदर से चालू करेंगे, k को 1 दे दो, l को 2 दे दो, m को 3 दे दो, n को 4 दे दो। समझ रहे हो? ये नाम जैसे ना k l m n o p, ऐसा जाएगा। तो k वाले को 1 नाम दे दो, l वाले को 2 नाम दे दो, m वाले को 3 नाम दे दो और n वाले को 4। अब अगर मैं बात करूं कि k ऑर्बिट में, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे? 2 × 1² यानी कि 2। l में कितने बैठ सकते हैं? 2 × 2² यानी कि 8। m में कितने बैठ सकते हैं? 2 × 3² यानी कि 18। आ समझ में? m के लिए 3 है ना, m के लिए n का वैल्यू 3 है, तो 2 × 3² यानी कि 9, 9 × 2 18। एक और चल, n का वैल्यू, n के लिए स्मॉल n का वैल्यू 4 है ना, तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें 8,
थर्ड ऑर्बिट में 18, चौथे ऑर्बिट में 32 एंड सो ऑन। समझ में आएगी? ये पहला रूल था, पहला स्कीम। ठीक है। दूसरा स्कीम उन्होंने बोला कि सबसे पहले ऑर्बिट वो भराएगी जिसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी कि के। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसको एन में बैठा दिए, ऐसा बोला। तो सबसे कम और जो मतलब कोई आएगा ऐसे बैठेगा टेबल में, पहले राधिका ही बैठेगी ना, फिर राधिका अंदर बैठेगी, समझ रहे हो? पहले अंदर वाले बैठेंगे, फिर ऐसा होता ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अंदर बैठेंगे, फिर बाहर वाला भरेगा, फिर उससे बाहर वाला भरेगा, फिर सबसे बाहर वाला। तो उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन बैठेंगे एनर्जी के। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में बैठेगा, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो अब हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएंगे। अगर तब भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं और अगर एटम के पास और इलेक्ट्रॉन है तब वो और हायर एनर्जी में जाएगा। मतलब सबसे पहले के भर आएगा, फिर एल भर आएगा, फिर एम भर आएगा, फिर एम भर आएगा। क्लियर है? एंड NOP, ठीक है, वही चलेगा अल्फाबेट जैसे चलता है, KNOP, ठीक है। के से स्टार्ट होगा, Z तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, MNOP O भी नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड रूल था। थर्ड रूल बताने से पहले एक चीज और बता रहा हूं। जैसे ये सल्फर का क्या है, न्यूक्लियस, इसके अंदर 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। ये उसका फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। बढ़ा दूं या 2? एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे में 8, बढ़ा दूं 8, है ना। सल्फर के पास तो 16 इलेक्ट्रॉन है भरपूर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10 हो गए। कितने बचे? 6 बचे ना, और 16 है ना। 2 और 8 10 ही तो बैठाए हो। अभी जो 6 लोग हैं जिनको बैठाना है, जिनको रूम देना है। थर्ड ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, है ना। और आपसे पूछे कॉन्फ़िगरेशन क्या है सल्फर का, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर? 2,8,6 2,8,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में जो बचे हुए हैं, राइट। अब तीसरा रूल बताने से पहले मैं ये क्यों बताया, क्योंकि आखिरी किसी भी एटम के आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंस शेल, आखिरी शेल। ये तो अंदर का हो गया ना, सेकंड लास्ट हो गया, ये है ना लास्ट शेल, वैलेंस शेल। तो थर्ड रूल बोर्ड ने ये बताया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी एटम में उसका आखिरी शेल हो गई, ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन है तो उसका पहला ही शेल उसका आखिरी शेल है। आयन, हाइड्रोजन के पास विचार के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो सिर्फ के में बैठेगा, उसके बाद उसके आगे के सारे शेल खाली पड़े रहेंगे, तो उसका पहला ही शेल उसका आखिरी शेल है। आयन, और जो बात हो, सल्फर का तीसरा शेल उसका आखिरी शेल है, ठीक है। तो थर्ड के हिसाब से बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये रूल समझ, तो देखो किसी ने इलेक्ट्रॉन को बैठाया नहीं है सल्फर के अंदर, सल्फर पहले से हमने तो स्टडी की है ना। एटम्स आर नॉट इन्वेंटेड, राइट, एलिमेंट्स आर नॉट इन्वेंटेड, दे आर डिस्कवर्ड। अब वो कैसे हैं हम स्टडी किए उसकी, एक्सरे डाइफ्रैक्शन से उन्होंने स्टडी किया, उनको समझ में आया कि अच्छा स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे घूम रहे हैं। फिर उन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन से और स्टडी करने की कोशिश की, अच्छा अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे प्लेस्ड हैं। तो आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स बोर्ड ने ये 3 स्कीम निकाली। उन्होंने बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि हर के पहले में 2 ही क्यों है भाई, तीसरा क्यों नहीं आया, हर के दूसरे वाले में 8 से ज्यादा क्यों नहीं बैठ पा रहा है। तब उन्होंने ये स्कीम निकाली,
ये स्कीम निकाल के उन्होंने नहीं बैठा इलेक्ट्रॉन कि चलो इलेक्ट्रॉन सब बैठते, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से पकड़ेगा वो, समझ रहे हो? हम एक एटम नहीं देख पाते हैं, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, है ना? एक एटम आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट? तो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर है, तो और छोटा होगा। मैं क्लियर? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से केमिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। मैं क्लियर? ठीक है, तो उन्होंने देखा कि किसी के भी आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं थे, तभी ये रूल निकाला। ठीक है, उन्होंने जितने भी एटम्स की स्टडी की, सबके शेल्स के कॉन्फ़िगरेशंस देखे, तो उन्होंने देखा कि 8 हो सकते हैं किसी में, पर अगर वो आखिरी है तो 8 नहीं हो सकते। ऐसे तो थर्ड में 18 बैठ सकते हैं ना, थर्ड में तो 18 बैठ सकते हैं, बट उस समय थर्ड आखिरी नहीं होगा, वो अंदर वाला शेल होगा, तो अंदर बैठाओ ना 18, कौन मना कर दिया? बट आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने स्टडी किया। कौन से? ये ना, ये जो डॉटेड, और हाँ सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सल्फर के पास 16 ही होते हैं ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एंड एटॉमिक नंबर ही तो हमें बताता है कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है उस एटम में। अभी तो मैं बोला सीक्वेंस याद रहना चाहिए, बोला था फर्स्ट डे तो मैंने पूरा लिखवाया था सीक्वेंस, और सीक्वेंस नहीं याद रहे इसमें तो वो दो फ्रेज लिखवाए थे अपन चाचा नानी वाला, अल्लाह वाला, ताकि आपको सीक्वेंस में याद रहे। ठीक है, ओके। तो मैं सारे का कंफर्मेशन लिखूं, अपन जितने एलिमेंट पढ़े उनका कंफर्मेशन लिखूं। ठीक है, ध्यान देना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका कंफिगरेशन यही होगा, हाँ है ना? सबसे सिंपलेस्ट कंफिगरेशन, एक ही आदमी है, के में जाके बैठेगा। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी के में बैठ के काम हो जाएगा ना उसका, के में तो 2 एकोमोडेट हो सकते हैं ना। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो पहले में 2 बैठाएगा, दूसरे में 1। बेरिलियम के पास 4 है, तो वो पहले में 2 और दूसरे में 4, दूसरे में तो 8 तक बैठ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 दूसरे में 3। कार्बन में 6 होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 4। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, क्लोरीन में 9 होते हैं, एंड नियॉन में 10। ठीक है, सेकेंड शेल खत्म हो गया, भर गया, है ना? अब जब सोडियम का बनाऊंगा तो 11 होते हैं, सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 और 8 को बैठ गया, अब थर्ड शेल चालू है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,8, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होगा? एल्यूमिनियम का क्या होगा? सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर अभी तो पढ़े, सल्फर का ड्रॉप किया था पीछे से, क्लोरीन, आर्गन, वो 8, 10 और 8, 18। ठीक है, पोटेशियम, फॉलो नहीं किया आप लोग? थर्ड रूल क्या बोलता है कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप अगर यहाँ 9 बैठा दिए तो थर्ड रूल वायलेट हो गया ना, आया ना? अरे थर्ड में 18 बैठेंगे, बट अभी रुक जाओ, सब्र करो, आगे बैठाइए। ठीक है, तो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 8,1 हो गया, 19 चौथे में चला गया। ठीक है, हाँ हाँ, ये बढ़ेगा, 9, 10, 18 तक जाएगा होगा। वो ना आप जब 11th में जाओगे ना तब नया कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगा। एक्चुअली ये मॉडल भी करेक्ट नहीं है, बट 9th तक हम इस मॉडल को, 10th तक हम इस मॉडल को करेक्ट मानते हैं, बोर्ड के मॉडल। और जब आप 11th पढ़ोगे और अगर साइंस ले लिए, है ना, तब आप एक नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तब एटम का स्ट्रक्चर भी नया पढ़ो, ठीक है, अभी कम जाओ, ये सब नहीं जाओ, ठीक है। अभी के लिए ये याद रख, इतना ही याद रखना है। आपकी बुक में तो 18 के बाद दिया भी नहीं है, देखो लोग आप उस दिन देख रहे थे ना ऋषि, तो उसमें 18 बस दिया था, 19वां का नहीं दिया था, क्योंकि 19वां का थोड़ा अलग हो गया ना, वरना आप 289 सब सही बोले थे रूल के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि थर्ड में तो 18 तक बैठा सकते हो ना, तो 9वां क्यों नहीं बैठा रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी के लिए अपन बोर का तीसरे नियम को बता दिए कि थर्ड रूल ये बोलता है कि आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं होते, इसलिए हमने थर्ड में 9 नहीं बैठा है, ठीक है। और जब आप 11th में जाओगे ना, तब एक नया रूल पढ़ोगे कि ऐसा क्यों किया था, ठीक है। तो अगर मुझसे पढ़े तो मैं बताऊंगा उस समय, ठीक है। और लास्ट कैल्शियम 2,8,8, अब इसके बाद जो एलिमेंट्स है ना, उसमें आपका ये वाला भरना चालू होगा 9 से लेकर 18 तक, वो बाद में भरेगा ना, उसकी कैपेसिटी तो 32 की है, वो भी भरेगा बाद में, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भर जाएगा, फिर वो स्टार्ट होगा कौन सा, हाँ जैसे ये भरेगा ना तीसरा पूरा 18, फिर आपका फोर्थ अपना वापस, तो फिफ्थ भराएगा ना। आपके पास 118 एलिमेंट है आज तक, मतलब मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी के पास, तो 118वां एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसके पास 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 5वां 6वां 7वां ऑर्बिट तक यूज करता है, 7th ऑर्बिट से ज्यादा किसी के पास नहीं। ऑर्बिट्स तो बहुत सारी पूछने का ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट, पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए ना बैठने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन 7वें तक भराए हैं, जो हमारा एक लास्ट वाला एलिमेंट है 118वां एलिमेंट। अब उसके बाद कोई अगर और डिस्कवर हुए जिसके पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो और ऑर्बिट में जाएगा और दूसरे, ठीक है। तो अभी के लिए अपन 20 तक सीमित रहते हैं, ठीक है। वो भी आप लोग का मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर ऑफ एटम है नहीं सिलेबस में, आपको बस पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। अब ये सब मैं आज क्यों पढ़ाया, उसका पीछे कारण था कि सोडियम Na+1 ही क्यों बना, ये तो था ना, तो लास्ट में ही छोड़े थे ना, मैंने बोला था कि समझाने के लिए कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी अभी खत्म होती है, ठीक है। अब बताऊंगा कि Na क्यों हुआ, Mg2+ ही क्यों है, Al3+ ही क्यों है, 2+ क्यों नहीं है, Al1+ क्यों नहीं है, ऑक्सीजन 2- क्यों है, नाइट्रोजन 3- क्यों है। आप लोग निकाल के रखना वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो अपन लास्ट क्लास में पॉजिटिव का बनाए थे और आज नेगेटिव का बनाए, ठीक है। अब ध्यान देना, एक रूल होता है जिसको कहते हैं अपन ऑक्टेट रूल, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्ट मतलब क्या होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों बोलते हैं, इसके पास 8 पैर है ना। तो ऑक्ट का मतलब होता है 8, और एक रूल होता है डुप्लेट। डुप्लेट मतलब डुप्लेक्स समझते हो, डुप्लेक्स और डुप्लेक्स होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर, उन घरों को हम डुप्लेक्स बोलते हैं, एक 2 BH के नीचे है, एक 2 BH के ऊपर, डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स मतलब दो, क्या होता है, दो। तो ऑक्टेट का मतलब 8 होता है और डुप्लेक्स का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब रूल ये बोलता है, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल ये बोलता है कि जितने भी एटम्स हैं ना, सब चाहते हैं, सबकी दिली इच्छा है कि हमारे आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे अगर वो बड़े एटम है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे। सब ये अचीव करना चाहते हैं, सब क्या करना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं। आप लोग की लाइफ का सब एक गोल होगा ना, एक एम होगा ना, कि पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, वो एम की तरफ ही तो भाग रहे हैं ना सब, गोल। वैसे ही ना सारे एटम्स का भी एक गोल होता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बैलेंस शेल, बैलेंस शेल बोल सकता हूँ, आखिरी वाला शेल, बैलेंस शेल, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंस कितने हैं, एक। है क्लियर, टेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, क्लोरीन के पास 7, नियॉन के पास 8। मतलब
इन सब में सबसे सेटिस्फाइड कौन होगा? है ना? नहीं नहीं, बड़े एटम के लिए ऑक्टेट होगा, वरना फिर मैं तो यहां भी करता ना बेरिलियम। बेरिलियम के पास भी तो आखिरी में 2 है ना, है ना? बट जितने भी आपके बड़े एटम्स होते हैं ना, वो 8 अचीव करना चाहते हैं, और छोटे वाले 2, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो बड़े। हाँ? ये सब, बोरॉन के पास 5 है, कार्बन के पास 6, तो ये भी 8 होना चाहता है, 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 ये तो पहले से 8। ठीक है, अब ये 8 होने के लिए क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है इनके पास। इनके पास क्या ऑप्शंस है? ये 1 लूज कर जाए, ये 2 लूज कर जाए, ये 3 लूज कर जाए। हाँ? होता है ना, ऐसी तो होता है। अपन बात की थी ना कि एटम से आयन कैसे बनते हैं। एटम से आयन कैसे बन रहे हैं? आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, और अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा था। सोडियम बोलेगा मेरे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं इस शेल के उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो अब मेरा आखिरी शेल ये बन जाएगा, और उसमें तो 8 है, तो मैं लूज करूँ, और कितना लूज करूंगा? 3। इसलिए Na बस Na1 पॉजिटिव ही हो सकता है, 2 पॉजिटिव नहीं। अब तो उसने अचीव कर लिया ना अपना गोल, तो वो स्टेबल हो गया। एक बार हम अपना गोल अचीव कर लेते तो हम रिलैक्स हो जाते हैं ना। नहीं, हीलियम पहले से 2 है ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो शांत बैठेगा। हल्ला वो करेंगे जो अपने गोल तक नहीं पहुंचे, तो गोल तक पहुंच चुका है वो शांत बैठेगा, वो स्टेबल रहेगा। अब उसकी स्टेबल लाइफ चालू होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लिए, अच्छे आदमी बन गए, अच्छा पैसा कमाना चालू कर दिए, आपकी लाइफ स्टेबल। ये बोलने वाली बात है, ठीक है? अभी कभी स्टेबल नहीं होती, ठीक है? स्टेबल होगी लाइफ तो फिर लाइफ में मजा क्या रहेगा? तो चैलेंजेस होने चाहिए, ठीक है? पर इनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 बना लेता है, लाइफ स्टेबल। ये 2 लूज करके 8 बना लेता है, ये 3 लूज करके अपने आप को 8 कर देगा। तो जिनके पास आखिरी शेल में 1 2 3 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज करना पसंद करते हैं ताकि 8 हो जाए। ये बैठ के अगर 7 गेन करने बैठेगा तभी 8 हो जाएंगे, बट उसमें टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगी। 8 इलेक्ट्रॉन को 7 और गेन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा भैया एक छोड़ देता, तो इससे वो छोड़ देता है। समझ में आया? Na पॉजिटिव क्यों है, Mg क्यों पॉजिटिव क्यों है, Al पॉजिटिव क्यों है? आयन। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों काम करता है एक्चुअली। हाइड्रोजन 1 लूज भी कर देता है तो वो H पॉजिटिव भी बन सकता है, और वो 1 गेन करके 2 भी बना सकता है, तो वो H नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखो पॉजिटिव वाले में भी अपने H पॉजिटिव लिखा है, और आज नेगेटिव में भी अपन ने हाइड्राइड H नेगेटिव लिखा है। देखो जल्दी जल्दी देखो, आज का तो अभी दिख जाएगा, हाइड्राइड अभी लिखेगा -1 वाले कॉलम में देखो, और उसी देखो +1 वाले कॉलम में H+ लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा तो लिख देना, लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन दोनों काम करता है, हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के दोनों हो सकते हैं। अगर H+ लिखा है तो उसका नाम हाइड्रोजन आयन है, और H- लिखा है तो हाइड्राइड आयन है। मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था ना कि जो नेगेटिव है वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। क्लोरीन क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो गया, बट सोडियम अभी भी सोडियम है, बस उसने अपना सब नेम चेंज कर दिया, एटम से वो आयन हो गया। जब तक Na था तो वो सोडियम था ना, और जहां उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो सोडियम आयन बन गया, और उसका नाम वही है सोडियम। बट देखो क्लोरीन क्या करेगा, कितने उसके आखिरी शेल में 7, 1 मिल जाएगा तो हो जाएगा ना उसका काम। तो उसने देखा कि सोडियम छोड़ रहा है, क्लोरीन तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हो गया ये भी स्टेबल, है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा 1-, इससे 1 गेन किया, समझ गए? जैसा गेन करना, उससे आपने क्या गेन किया, आपने नेगेटिव चार्ज गेन किया। आप अगर एक ऐसे आदमी से जाके मिलोगे जो आपको डिमोटिवेट कर देगा,
तो आप क्या पॉजिटिव हो जाओगे क्या? आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स थोड़ी बैठे, आप एकदम और डीमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, सही बोल रहे हैं सही में। तो अगर कोई आपको डीमोटिवेट करेगा, आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो आप कैसे पॉजिटिव हो सकते? नहीं होगे ना, है ना? तो वैसे ही है ये क्लोरीन भी, इसको किसी ने नेगेटिव एनर्जी दी, इससे वो स्टेबल हो गया, पर उसका चार्ज नेगेटिव होगा। उसने गेन जरूर किया है, बट एक नेगेटिव चार्ज गेन किया, इट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज फॉर्म। ठीक है, उसने लूज करके भी पॉजिटिविटी है उसके पास, समझ रहे हो? सोडियम के पास होने के बाद भी पॉजिटिविटी है, क्लियर? ठीक है, इसलिए क्लोरीन Cl1 नेगेटिव बनता है। अब इनका नाम चेंज होता है, एनायंस अपने नाम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड। ये लास्ट में आइड लगा लेते हैं या एट लगा लेते हैं। एट मतलब एट नहीं, एट सल्फेट, क्लोरेट, सॉरी कार्बोनेट, नाइट्रेट, अरे सब नेगेटिवली चार्ज है, सबके नाम में चेंजेस आया है। तो क्लोरीन बन गया क्लोराइड। सल्फर क्या करेगा आप बताओ, आप तो मुझे, सल्फर क्या करेगा? तो देखो पता क्या होना चाहिए आपको, सल्फाइड अगर कहीं लिखा है, मान लो लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चलो एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना भैया। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है, कुछ याद नहीं है मेरे को कि कितना पॉजिटिव है H का, कितना नेगेटिव है H का, और कितना नेगेटिव है S का, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि अगर हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव आयन है, और अगर सल्फाइड बाद में लिखा है तो ये नेगेटिव आयन है। ये अपन लिखे थे लास्ट क्लास में कि कंपाउंड के नाम में जो पहले लिखा रहता है वो पॉजिटिव यानी कैटायन होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव यानी कि एनायन। तो मुझे इतना तो पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के बारे में मुझे क्या पता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का मुझे क्या पता है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,6, इसका यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये एक लूज करेगा तब H पॉजिटिव बनेगा, ये दो गेन करेगा तब जाके S2 नेगेटिव बनेगा। आया हो गया? मैंने याद ही नहीं रखा था कि सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है। आप लोग लिखे जरूर हो कॉपी में, बट अब याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट पहले 20 का तो याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिंक का मुझे एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो याद रखना कि जिंक 2 पॉजिटिव होता है। टेरियम भी हमने नहीं पढ़ा ना पहले 20 में, उसका एटॉमिक, देखो जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, उसी का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाओगे, ध्यान से समझ, क्योंकि उसी का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको। आपको तो पता ही नहीं कि बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं पता ना, बेरियम का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो कहां से पता रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, बट हमने पहले 20 तो पढ़े हैं ना, पहले 20 के तो एटॉमिक नंबर्स पता है हमको, तो पहले 20 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ये भी पता है, अभी तो पता था ना, सल्फर में 16 होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, और तभी डिसाइड कर पाओगे कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। ये नहीं पता होता या ये लिख पाता क्या मैं, और ये नहीं लिख पाता तो क्या ये बता पाता कि ये 2 गेन करेगा तो 8 होगा? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए A1 से बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में याद होना जरूरी है, तभी आपको एटॉमिक नंबर्स याद रहेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब तो अपना रूल है, H के नीचे 1 लिखूंगा, S के नीचे 2 लिखूंगा, जो उनका वैलेंसी है। तभी वो वैलेंसी वर्ड यूज किया था लास्ट करते हैं, क्योंकि आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, वहीं से वर्ड आया है वैलेंसी, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू बिकम स्टेबल। तो ये 2 चला जाएगा इधर, ये 1 चला जाएगा इधर। फॉर्मूला क्या बना? H2S, 1 लिखते नहीं है, बताया था ना, इसलिए इससे H2S1 मत लिखना, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है। क्लियर? एक और कोई ऐसा मोनोएटॉमिक देते हैं, पॉलीएटॉमिक याद करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अभी नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए थोड़ा 11 का कंसेप्ट लगेगा, उसका अपन डीप में नहीं जाएंगे, बट स्कूल में तो आपको ये भी नहीं बताएंगे, पर बोलेंगे कि याद कर लो, बताते तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता बताएंगे। ठीक है, बट एटलीस्ट पहले 20 का याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो जितने पॉलीएटॉमिक है ना, उनका याद रखना है, उनका सिंबल क्या होता है, उनका ऊपर चार्ज क्या होता है। चार्ज नहीं याद रहेगा तो आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। क्लियर? ठीक है, चलो एक और लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको आगे क्वेश्चन की राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या करोगे? पहले मैग्नीशियम कैटायन है, क्लोराइड एनायन है,
सबसे पहले तो यही आना चाहिए दिमाग में, जो पहले लिखा है वो कैटायन है, जो बाद में लिखा है वो एनायन। तो Mg एंड Ca, ठीक है। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन गया Mg2 पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन गया Cl1। याद करना पड़ा कि Mg2 पॉजिटिव होता है कि Cl1 नेगेटिव होता है, बट कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, इनके नंबर्स और कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना बता ही दिया होगा 2,8,1, ठीक है। तो Mg के नीचे 2 लिख दो, Cl के नीचे 1, जो भी उनका चार्ज है ना पॉजिटिव नेगेटिव को हटा देना, बस वो नंबर्स को नीचे लिखते हैं। ये 1 इधर गया क्रॉस ओवर होके और ये 2 इधर आया क्रॉस ओवर होके, तो क्या बन गया फॉर्मूला Mg2 है। एक और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल के, क्लोराइड का सिंबल सी। के का एटॉमिक नंबर 19, 2,8,8,1, 2,8,9 बोले तो 2,8,8,1, और ये तो अभी किए ना, ठीक है। क्या बनेगा ये कितना पॉजिटिव, 1 प्लस से काम हो जाएगा ना, क्योंकि एक लूज किया तो हो गया उसके आखिरी में 8, और ये एक गेन कर लेगा। 1 को दिख रहा है क्लियर है? हाँ कहाँ है पे? हाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 है ना, ठीक है। चल एक और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन सिंबल तो याद होना चाहिए, ठीक है। 28 बोलो, हो गया। क्या करेगा ये 10, और ये वो गेन करेगा, ये 2 लूज करेगा, हो गया दोनों 8-8। ऐसा करके ना वो अपने नियरेस्ट वाले, एक्चुअली जितने भी हीलियम नियॉन होते हैं ना, आर्गन, ये सब नोबल गैस, जिनके पास पहले से ही 2 और 8 है ना, उनको अपन कहते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। इसके पास पहले से ही 8 है, इसके पास पहले से 8 है, इसके पास पहले से 2, तो ये कहलाते हैं नोबल गैस, और सब इन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। हम भी तो कोई एक को अपना आदर्श मानते हैं ना, आइडियल, हमें धोनी जैसा बनना चाहते हैं, एक आइडल होता है ना दिमाग में, वैसे इन लोग के पास भी अपना अपना एक आइडल है, आदर्श, इसके जैसा बनना चाहते हैं। तो उनके पास जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होती है ना, वो उनका अचीव करना चाहते हैं। सोडियम 1 लूज करके इसके जैसा नहीं बन जाएगा 2,8 आया ना, मैग्नीशियम 2 लूज करके 2,8 जैसा नहीं हो जाएगा, और एल्यूमिनियम 3 लूज करके 2,8 जैसा नहीं हो जाएगा। तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, लूज करके या गेन कर लेते हैं। क्लोराइड ने एक गेन किया तो वो आर्गन जैसा नहीं हो गया 2,8,8, सल्फर ने 2 गेन करके आर्गन जैसा नहीं हो गया 2,8,8, समझ रहे हो? ओके, तो कन्वर्ट ओवर फार्मूला आगे हाँ हो गया ये। अब याद है वाले में क्या करते थे, 2 कैंसिल करते थे ना, HCF से डिवाइड करके, 2 और 2 का HCF 2 होता है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, कैंसिल होके क्या आ गया फॉर्मूला CA2O2 नहीं लिखते, बट दोनों का 2 है तो कैंसिल, तो CA। और एक लास्ट नाइट्रोजन का देखते हैं बस, ठीक है। मान लो आपको बनाना है मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बनाना है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम तो अभी पड़ेगा Mg का 12, 2,8,2, और नाइट्रोजन का 7, 2,5।
ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा 8 करने के लिए 3 गेन करेगा ना, ये 3 नेगेटिव, Mg के नीचे लिख दूंगा 2, N के लिख दूंगा नीचे 3, ये 3 क्रॉस ओवर के इधर आएगा, ये 2 क्रॉस ओवर होके उधर जाएगा। क्या बना फॉर्मूला Mg3 2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर है? तो पहले भी इसका याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन का याद कर लो। और आयरन का तो ब्रैकेट में ही लिखा रहता है, याद है? आयरन के ब्रैकेट में 2 लिखा है तो समझ जाना वो Fe2 पॉजिटिव है। आयरन के ब्रैकेट में अगर रोमन लेटर में 3 लिखा रहेगा तो वो Fe3 पॉजिटिव है। बाकी कुछ कॉमन का याद रखना, बेरियम 2 पॉजिटिव होता है, जिंक 2 पॉजिटिव होता है, लेड 2 पॉजिटिव होता है, एक लेड 4 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक याद कर लेना, वो याद करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए टास्क दे रहा हूँ, सारे पॉलीएटॉमिक याद होने चाहिए सबको। तो आज दूसरा टेबल बनाए ना, आज पहला टेबल नेगेटिव वाला बनाए, वो आप लोग सब बना लोगे सारे। क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, तो ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड जैसे ही होता है, इसलिए वो भी 1 1 नेगेटिव। ठीक है ना, आज लिखे अपन पहला नेगेटिव वाला क्लोराइड लिखे हैं, क्लोराइड लिखे हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड ना इन्हीं के जैसे होते हैं, इसलिए वो भी 1 1 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद का सेकंड कॉलम में 2 नेगेटिव वाले तो अपन आज दोनों पढ़ लिए, सल्फाइड भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऑक्साइड भी याद करने की जरूरत नहीं है, और 3 नेगेटिव वाला नाइट्राइड भी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉस्फाइड भी नाइट्रोजन जैसा ही है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5, P3 नेगेटिव। ऐड करने के लिए 3 गेन करेगा ना, आखिर में कितना है 5, 5 6 7 वाले गेन करेंगे, 1 2 3 वाले लूज करेंगे। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक याद करके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूले बनाएंगे पूरा एक, जितने भी मेटल्स हैं सबके नाम के साथ अपन सबको जोड़ के बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा टास्क, पहला टास्क तो पॉलीएटॉमिक आयन याद करोगे, दूसरा टास्क पूरा टेबल अब याद हो जाना चाहिए सीक्वेंस में, एटम के नाम, एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का भी ट्रिक बताया था, डबल प्लस 1, याद है? डबल कर दो या डबल प्लस 1 कर दो, तो वो एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। मास इसलिए क्योंकि अब अपन मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी सीखा होगा हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, क्या ओमिटेड है? मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो है सिलेबस में।